मॉर्निंग एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10 की ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे और जितने भी पॉइंट्स रहेंगे एनसीईआरटी रिलेटेड रहेंगे। तो जो भी मतलब जो है एनसीईआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी यहाँ से जो है देख सकते हैं और बाकी क्लास 10 को देखना अनिवार्य है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास कर दीजिए शेयर। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का पॉइंट देखेंगे। तो ज्योग्राफी में जो है पहला चैप्टर है संसाधन और विकास। तो हम लोग जो है संसाधन को समझते हैं। तो देखो संसाधन होता क्या है। संसाधन क्या होता है, जो भी हमारे नेचर में जो उपलब्ध रहता है, जितने भी वस्तुएं उपलब्ध हैं, अगर वो हमारी आवश्यकताओं या फिर जरूरतों को पूरा कर दे तो उसी को क्या बोला जाता है, संसाधन। तो जो प्रकृति में जितने भी सारी वस्तुएं या चीजें हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं वो क्या कहलाती हैं, संसाधन। अब ऐसा भी नहीं है, अगर जैसे कोई भी वस्तु है प्रकृति में उपलब्ध है लेकिन हमारे बजट में नहीं है तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं हुए। कहने का मतलब जितनी भी वस्तु और सेवाएं हैं वो हमारे बजट में भी होनी चाहिए, साथ में नेचर में उपलब्ध भी होनी चाहिए, तब उसको संसाधन कहा जाएगा। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल क्या है, अगर हमारे पास बाइक है तो पेट्रोल को भरा करके उसमें जो है हम लोग जो है ट्रेवल कर सकते हैं, तो इसका मतलब पेट्रोल क्या हो जाएगा, हमारे लिए संसाधन होगा। लेकिन हमारे पास बाइक नहीं है तो पेट्रोल हमारे लिए संसाधन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर जो है जैसे क्या है, एरोप्लेन तो है लेकिन हमारी उसको खरीदने की औकात नहीं है, अगर मान लेते हैं हम उसको नहीं परचेज नहीं कर सकते हैं, उससे क्या होता है, आने जाने में सुविधा मिलती है, तुरंत जो है घंटों अगर लगता है, घंटों में ही हम जो है लखनऊ और या फिर अगर देखा जाए दिल्ली जो है पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब जो एरोप्लेन है वो भी तो एक संसाधन है, लेकिन बेसिकली वो हमारे बजट में नहीं है, इस कारण से उसको संसाधन नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ से इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचते हैं। जैसे कार है, तो कार भी अगर हमारे पास बजट नहीं है उसको खरीदने के लिए तो हमारे लिए वो भी संसाधन नहीं है। तो यहाँ से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रकृति में वो सारी वस्तुएं और सेवाएं जिनका जो है हम यूज कर सके और हमारे बजट में हो, वो क्या कहलाती हैं, वही क्या होता है, वही संसाधन कहलाता है। तो संसाधन बेसिकली जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं और जो हमारे बजट में होता है उसी को संसाधन बोला जाता है। तो संसाधन क्या होगा, हमारे आसपास उपस्थित हुए सारी वस्तुएं जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं और हमारे बजट में होती हैं, संसाधन कहलाता है। संसाधन की डेफिनेशन आएगी, बड़े आराम से लिख देंगे आप। जैसे कोयला हो गया, तो कोयला क्या है, एक तरीके का संसाधन है। अगर देखा जाए कोयले का यूज करके क्या होता है, जो लोगों की जरूरतें हैं, कहने का मतलब लोगों में सार्वजनिक लोगों की जरूरतें, जिस पर क्योंकि रोड सबका जरूरत है तो कोयले से रोड का निर्माण किया जाता है, कोयले को जलाया जाता है, आप लोग देखे भी होंगे। इसी तरीके से पेट्रोल, बाइक है हमारे पास, तो पेट्रोल क्या होगा, एक संसाधन का काम करेगा। मतलब पेट्रोल को भराएंगे तब जो है जाकर के बाइक चलेगी और जो है हमारी समझ लीजिए जरूरतों को पूरा हो जाएगा। जो हम दूरी ज्यादा समय में ट्रेवल करते हैं उसको कम समय में कर देंगे। तो ये होता है संसाधन। अब संसाधन के प्रकार देख लेते हैं। तो संसाधन के बहुत सारे प्रकार हैं। संसाधन के प्रकार जो है अलग अलग बेसिस के आधार पर है। तो पहला हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। जो भी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन होता है, एक अजैव संसाधन होता है। अब देखो जैव संसाधन, जैव का मतलब जिसमें जीवन हो, तो वह प्रकृति में स्थित वह सारी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है और जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं उनको जैव संसाधन बोला जाता है। जैसे जीवन का मतलब किसमें समझे, जैसे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे हैं तो उनमें तो जीवन है लेकिन वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। पेड़ पौधों में ही तो क्या आता है, अगर देखा जाए जितना भी आलू हो गया, आलू तरीके का क्या है, तना है, अगर देखा जाए तना है आलू, और उसके बाद फिर जो है ये भी हमारी आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं पूरा कर रहा है। सब्जी बनाने में यूज होता है, जितनी भी सब्जियां हो गई, और उसके बाद फिर अगर देखा जाए सरसों हो गया, उसके बाद फिर ये सारे क्या हैं, और जितनी भी अलग अलग सब्जियां हैं वो सब क्या होती हैं, एक तरीके की वनस्पति है। अगर देखा जाए एक तरीके की वनस्पतियां हैं
जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है और उसमें जीवन भी है। ऐसा नहीं है कि उसमें जीवन नहीं है। जितने भी पेड़ पौधे उसमें जीवन होता है और हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं, इसलिए उनको जैविक संसाधन बोला जाता है। और जो है जैसे जितने भी पशु हो गए वो भी पशु कैसे, जैसे हम लोग जो है भेड़ पालते हैं तो भेड़ की ऊपरी खाल से क्या बनता है, ऊन बनता है, तो ऊन का निर्माण किया जाता है, वो भी हमारे जरूरतों को पूरा करता है। ठंडी के दिनों में जो है ऊनी कपड़े पहनते हैं। और उसके बाद फिर जो है अगर भैंस है तो भैंस का दूध खाते हैं, गाय है गाय का दूध खाते हैं। तो इसका मतलब उनमें जीवन है और वो कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। तो जैविक संसाधन उनको बोला जाता है, ऐसे संसाधन जो जीवों से प्राप्त होते हैं उनको जैविक संसाधन बोला जाता है। जो जिनमें जीवन होता है अगर वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो उनको जैविक संसाधन कहा जाता है। और ये क्या क्या है, ये वनस्पतियां जितनी भी हैं और जो पशु हैं ये जैविक संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर अजैव संसाधन क्या होंगे, अजैविक संसाधन क्या होंगे, ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से जो है प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब जब कोई निर्जीव वस्तु हमारी जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करती है तो उसको कहा जाता है वो अजैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन में क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा जितनी भी धातुएं हैं, धातुओं में जीवन नहीं पाया जाता है। जैसे जितनी भी धातुएं हैं उनमें जीवन नहीं, कॉपर, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सब क्या है, धातुएं हैं, इनमें जीवन नहीं पाया जाता। लेकिन ये कहीं ना कहीं चांदी भी कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि चांदी का लोग जो है आभूषण बनाकर पहनते हैं, सोने का भी लोग आभूषण बना करके पहनते हैं। उसके बाद फिर जो है अगर देखा जाए एल्यूमिनियम का यूज जो है तार में किया जाता है, बाकी चांदी का भी सबसे अच्छा कंडक्टर है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। जितने भी धातुएं हैं तो ये क्या हो जाएंगे, इनमें जीवन नहीं पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे, निर्जीव या फिर अजैविक संसाधन के अंतर्गत आएंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर चट्टाने भी हैं, जितनी भी चट्टाने हैं, चट्टानों को तोड़ करके घर बनाया जाता है, बहुत टाइल्स लगाई जाती है। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं हमारे घरों की सुंदरता बढ़ा रही है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। इसी तरीके से मिट्टी भी हमारी आवश्यकता को पूरा करती है। मिट्टी को इकट्ठा करके उसके बाद फिर जो है उसका सांचा तैयार करके ईंट बनाया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो इसका मतलब ये वो सारी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है और जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं उनको बोला जाता है अजैविक संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं अजैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जो है जो धातुएं हो गई, चट्टानें हो गई और मिट्टी हो गई। तो समझ में आ गया होगा। तो उत्पत्ति के बेस पर पूछा जाए, जो भी नीचे उत्पत्ति के बेस पर अगर पूछा जाता है, क्रिएशन के बेस पर, तो जो है दो तरीके का होता है, एक जैविक संसाधन, एक अजैविक संसाधन। इसके बाद हम लोग जो है समाप्यता के आधार पर देखते हैं कि समाप्यता के आधार पर जो है कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। कहने का मतलब जो समाप्त हो जाए और जो समाप्त ना हो। तो समाप्यता के बेस पर जो है संसाधन दो तरीके से होते हैं, पाए जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन उन्हें कहा जाता है जिनका एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज किया जा सके, उनको बोला जाता है नवीकरणीय संसाधन। इनको भौतिक और रासायनिक प्रवृत्तियों के द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है, इसीलिए इनको जो है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन बोला जाता है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। अब जब तक सूर्य है तब तक सौर ऊर्जा मिलेगी, जब तक जो है पेड़ पौधे हैं या फिर इनडायरेक्टली रूप से हवा का भी कारण क्या चलने का कारण सूर्य ही है। तो इसका मतलब सूर्य जब तक है तब तक हवा भी चलेगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये कभी खत्म नहीं होगी। इसके बाद ज्वार भाटीय ऊर्जा होता है, जो समुद्र में जल उठता है और नीचे गिरता है, ज्वार भाटीय एनर्जी, ये भी जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि ये तो समुद्र में लहरें उठेंगी ही। उसके बाद फिर देख सकते हैं भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर से जिसको निकाला जाता है। तो ये सारी ऊर्जाएं, जल ऊर्जा हो गया, तो ये सारी ऊर्जाएं क्या होंगी, ये नवीकरणीय ऊर्जा है, इनका दोबारा यूज किया जा सकता है भौतिक और रासायनिक प्रवृत्तियों के द्वारा। तो ऐसे संसाधन, तो वह संसाधन जिन्हें भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं या फिर यंत्रों द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है, वह संसाधन जिन्हें भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं यंत्रों द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है,
उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन बोला जाता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो अनवीकरणीय का मतलब इनका एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कोयला है, एक बार उजल गया तो उसकी राख हो गई, अब राख से फिर कोयला नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका एक बार ही यूज होता है। तो जो ऐसे संसाधन जो है जिनका यूज केवल एक बार हो और एक बार होने के बाद वो समाप्त हो जाए, उनको बोला जाता है अनवीकरणीय संसाधन। और इनके निर्माण में बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है। जैसे पेट्रोल डीजल जब बना कम से कम लाखों करोड़ों वर्ष लग गए, तब जाकर इनका निर्माण हुआ। तो ये लंबे समय के बाद बने जो प्राप्त होते हैं, उसके बाद एक बार इनका यूज किया जाता है। तो एक बार अगर ये इनका यूज कर लिया जाता है तो दोबारा इनका यूज नहीं किया जा सकता है, ये खत्म हो जाते हैं। तो और इनको दोबारा बनाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि इनको बनने में बहुत सारा समय लग जाता है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो वह संसाधन जिन्हें भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं या फिर यंत्रों द्वारा दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, ये अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। तो अनवीकरणीय संसाधन आता है तो इतने पॉइंट्स लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो दो बेसिस पर हम लोग देख लिए। इसके बाद स्वामित्व के आधार पर देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर क्या क्या रहता है। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार है व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत का मतलब किसी विशेष व्यक्ति का। तो ऐसा संसाधन जिसको केवल कोई व्यक्ति ही, कोई निजी व्यक्ति ही यूज कर सकता हो, उसको बोला जाता है जो है व्यक्तिगत शासन। किसी व्यक्तिगत संसाधन किसी एक व्यक्ति का हो। जैसे क्या है, किसी ने जमीन खरीदा जो है शहर में, अब तो उसी की जमीन हो गई, अब उस पर कोई दूसरा नहीं कर सकता है, तो वो उसका व्यक्तिगत संसाधन हो गया। उसके बाद वो पैसा जितना कमाता, जहां पर नौकरी करता, वो उसका व्यक्तिगत प्रॉपर्टी हो गई। तो मतलब जो है, अगर मान लो जो है सरकार ने किसी को जमीन दे दिया है और उसके बाद फिर वो खेती करके सरकार को लगान दे रहा है, तो समझ लीजिए वो भी जो सरकार ने दिया है वो उसका व्यक्तिगत साधन हो गया, क्योंकि वो उसके बदले में लगान दे रहा है। तो इन संसाधनों पर जो है अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, इन पर केवल किसी विशेष व्यक्ति का, तो इन संसाधनों पर किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है। सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई भूमि, मतलब इन संसाधनों पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है। सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई भूमि जिसके बदले वह लगान देता है, वो भी व्यक्तिगत साधन के अंतर्गत आता है। शहर में अगर हम घर ले लेते हैं, हमारे पास जितने भी जमीनें हैं, जायदाद है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी, ये सब किसी विशेष व्यक्ति के अंतर्गत आएंगी और वो उसका यूज केवल वही कर सकता है, और इसको क्या बोला जाता है, व्यक्तिगत संसाधन। इसके बाद हम लोग देखते हैं सामुदायिक संसाधन क्या होता है। सामुदायिक का मतलब होता है किसी विशेष समुदाय का, मतलब जो है अगर देखा जाए पूरे ऐसा संसाधन जिस पर सबका अधिकार हो, किसी विशेष व्यक्ति का ना हो, जितने भी लोग रह रहे हों जो है समाज में, उन सब का अधिकार हो, तो उसको बोला जाता है सामुदायिक शासन, सामुदायिक संसाधन। जैसे क्या हो गया, जो भी शमशान भूमि है जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है, उस पर कोई कहे कि हम ही जलाएंगे, वैसा नहीं हो सकता है। वो एक सामुदायिक संसाधन है, मतलब उस पर वो समझ लीजिए जो है सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, उस पर जो है सबका अधिकार होगा। तो शमशान भूमि हो गया, तालाब हो गया, स्नान घर हो गया, जहाँ पर हम लोग स्नान करने जाते हैं, जैसे तालाब सरकार ने खुदवा दिया तो उस पर सबका अधिकार होगा। तो वह संसाधन जिस पर सभी लोगों का अधिकार होता है, उसको सामुदायिक संसाधन बोला जाता है। शमशान भूमि, तालाब, स्नान घर ये हो जाएंगे। इसके बाद फिर राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। तो देखो, ऐसा संसाधन जिस पर जो है राष्ट्र का उस पर अधिकार होता है, उस पर किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी समुदाय का अधिकार नहीं होता, उस पर उस भारत देश का अधिकार होता है। जैसे भारत की बात कर रहे हैं तो भारत का भी राष्ट्रीय संसाधन है अगर, तो उस पर भारत सरकार का जो है वो भारत सरकार के अधीन संसाधन के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए रेलवे डिपार्टमेंट हुआ, वन विभाग हुआ, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब राष्ट्र के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आर्मी हो गया, तो ये सब राष्ट्र के संसाधन है अगर देखा जाए।
अगर मान लीजिए कहीं पर किसी के घर में, अगर मान लीजिए किसी के खेत में जो है तेल निकलने लगता है, तो ये सोचिए कि उसका व्यक्तिगत साधन है, तो ये नहीं होगा। सरकार, जब उसको पता सरकार को चल जाएगा तो वो सरकार के अधीन हो जाएगा, वो राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगा। तो ऐसा संसाधन जिस पर केवल उस राष्ट्र का दायित्व होता है उसको बोला जाता है सामुदायिक संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिन पर राष्ट्र का दायित्व होता है उसको सामुदायिक संसाधन बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं राष्ट्र का जो है संसाधन रहता है उसको राष्ट्रीय संसाधन बोला जाता है। सॉरी, सामुदायिक संसाधन ही, सामुदायिक संसाधन में तो समुदाय का होगा, राष्ट्र का होगा, तो राष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद फिर है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो ऐसा संसाधन जो कि एक किसी देश का ना होकर, किसी राष्ट्र का ना होकर के उस पर हर एक देशों का जो है स्वामित्व होता है उसको बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए जो भारत है, भारत में जब यहाँ पर जो है समुद्री सीमा लगती है तो समुद्री सीमा के 200 मील दूर पर देखो यहाँ पर 3 तरीके के जोन बनाए जाते हैं। एक प्रादेशिक रहता है, एक जो है सहायक रहता है, और एक जो है जहां तक रहता है, जैसे 3 रहता है, एक 12 मील दूर तक, एक 24 मील दूर तक, एक 200 मील दूर तक। तो 12 मील दूर पर सिर्फ भारत का ही अधिकार रहता है। यहाँ पर इन्हीं के सारे सैटेलाइट वगैरह काम करते हैं। लेकिन जो है 24 मील अगर देखा जाए 24 मील दूर पर भी इनका ही कॉन्टिन्यूअस जोन बोलते हैं इसको। यहाँ पर भी जो है भारत का अधिकार रहता है। लेकिन अगर देखा जाए 200 मील दूरी पर, समुद्र भारत की सीमा से 200 मील दूरी पर जो है अगर देखा जाए तो उस पर भारत का अधिकार नहीं रहता है, उस पर हर एक देशों का अधिकार रहता है। वहां पर कोई भी संसाधन, कोई भी कुछ भी लगा सकता है। तो इसका मतलब जो है किसी भी समुद्री सीमा से अगर देखा जाए या जहां पर स्थल है वहां से समुद्र से अगर देखा जाए तो 200 मील दूरी पर जो है वो हर एक देशों का स्वामित्व होता है। जितने भी खनिज संसाधन निकलते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो उम्मीद करते हैं ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने संसाधन के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर देखा, समाप्यता के आधार पर देखा, स्वामित्व के आधार पर देखा। तो यहाँ से हम लोग विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार देखते हैं। तो विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। संभावी संसाधन, तो संभावी संसाधन वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हो पर उनका उपयोग न किया गया हो। विद्यमान तो हो लेकिन उनका उपयोग न किया गया हो तो उसको बोला जाता है संभावी संसाधन। मतलब संभावना व्यक्त की गई है कि वहां पर जो है कुछ होगा लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया है, उसको संभावी संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। जैसे ये अनुमान लगाया जाता है कि जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे राजस्थान का क्षेत्र हो गया और उसके बाद में गुजरात का क्षेत्र हो गया, तो वहां पर अच्छी मात्रा में अगर देखा जाए तो सौर ऊर्जा प्राप्त होने की संभावना जताई जाती है कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में सौर ऊर्जा संसाधन होगा। लेकिन उसकी संभावना व्यक्त किया गया है लेकिन अभी तक उसका यूज नहीं किया गया है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, संभावी संसाधन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन क्या होते हैं, वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनका उपयोग की मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है। मतलब संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा सका है और उनकी उपयोग की मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है। मतलब जिनका जैसे कहीं पर सर्वेक्षण किया गया, यहाँ पर पेट्रोल निकलेगा लेकिन इतनी मात्रा में निकलेगा, इतने दिन के लिए निकलेगा, इस तरीके से है। तो इसको बोला जाएगा विकसित संसाधन। मतलब देखा गया या फिर कोयले की कहीं पर पाए जाने की संभावना है लेकिन वो उसका सर्वेक्षण भी किया गया, मिलता भी है वहां पर, लेकिन ये पता लगाया गया कि उसकी मात्रा निर्धारित है, इतना ही कोयला यहाँ से निकाल सकते हैं। ये किसके अंतर्गत आ गया, विकसित संसाधन के अंतर्गत आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं भंडार। भंडार क्या होता है, तो पर्यावरण में उपलब्ध हुए पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में वो पहुंच से बाहर है। कहने का मतलब जो है पर्यावरण में जो सारी चीजें उपलब्ध हैं वो मानव की जरूरतों को क्या कर सकती है, पूरा कर सकती है, लेकिन हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको निकाल सके और निकालने के बाद फिर उसको जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो टेक्नोलॉजी का अभाव है। बाकी जो है जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं वो मानव आवश्यकताओं को क्या करते हैं,
पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे ये कहा जाए कि जो है अगर देखा जाए किसी क्षेत्र में मान लेते हैं कि यहाँ से पेट्रोलियम निकलेगा, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस पेट्रोलियम को निकाल सके, तो हमारे कोई काम का नहीं है। वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो भंडार के अंतर्गत आएगा कि वहां पर भंडार तो है मतलब इन चीजों का, लेकिन जो है उसको निकाला नहीं जा सकता। से ज्वलनशील गैसों का यौगिक तो बन सकता है और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसका यूज करके बहुत सारी मात्रा में जो है ऊर्जा का उपयोग कर सके, तो ये भंडार के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं संचित कोष। संचित कोष का मतलब जैसे हम कहीं पर पैसा जमा कर देते हैं संचित कोष में, जैसे बैंक हो गया या फिर गुल्लक में कुछ लोग रखते हैं, वहां पर पैसा रख दिए तो वो जब आवश्यकता पड़ेगी तब उसको निकाला जाएगा, नहीं आवश्यकता पड़ती है तो नहीं निकाला जाएगा। तो संचित कोष बेसिकली हमारे पास जो भंडार होता है, जो हमारे पास पैसा होता है उसको किसी जगह रख देते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब निकालते हैं। तो सेम वही रहेगा, ये भंडार का ही हिस्सा होता है, लेकिन तकनीकी द्वारा इसका उपयोग में लाया जा सकता है, मतलब इसको उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग शुरू नहीं हुआ है। कहने का मतलब जब हमें जरूरत होगी तभी हम इसका यूज करेंगे। गुल्लक में पैसा रख दिए, जब जरूरत होगी तभी निकालेंगे, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, हमें साधन पता है उसको तोड़ देंगे तो वहां से पैसा निकल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार ये भंडार का हिस्सा होता है और इसके लिए टेक्नोलॉजी है और इसको अभी शुरू नहीं किया गया, जब भविष्य में जरूरत पड़ेगी तब इसको शुरू किया जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया संचित कोष, तो ये विकास के आधार पर हो गया। तो इस प्रकार हम लोग जो है अलग अलग बेसिस के आधार पर जो है संसाधन को पढ़ें। तो यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग बेसिस के आधार पर संसाधन के प्रकार को पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि संसाधन के उपयोग से जो है क्या इफेक्ट पड़ा है, मतलब किसको किसको लाभ हुआ है, किसको मतलब संसाधन के उपयोग से, और अलग अलग संसाधन को देखेंगे। तो इस वीडियो को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो है नेक्स्ट पार्ट में सारे पॉइंट्स रहेंगे, जोड़ करके हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।